हाँ जी दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली लेकिन अभी तक आपको नहीं पता है कि निविदा किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके क्या क्या रूल हैं। बिल्कुल फिक्स लाइनों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको बस इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा माइंड में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निविदा किसे कहते हैं, इसे कैसा लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे निविदा के नियम। सबसे पहले देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि निविदा जारी कौन करता है ना। तो ऐसे डाउट आपके सभी के मन में आते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मेरे माइंड में भी आते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये कौन जारी करता है। तो आप देख सकते हैं सरकारी और प्राइवेट संस्था या कोई विभाग है, यानी कि कोई सरकारी भी हो सकता है यानी कि गैर सरकारी भी हो सकता है। तो वो क्या है कि इसको निविदा को जारी करता है, ठीक है। अब आपके लिए आएगा कि किस लिए जारी करता है ना। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि किस लिए जारी करता है। तो दोस्तों कोई ऐसा भी सरकारी कार्यालय हो, कोई संस्था हो, कोई विभाग हो, तो वो क्या है कि किसी मान लीजिए कोई निर्माण कार्य करवाना हो उसे, या उस विभाग में या उस कार्यालय में कोई सामग्री यानी कि कोई फर्नीचर वगैरह उसकी आपूर्ति करवानी हो, कोई भी सामग्री आपूर्ति के लिए ये निविदा जारी की जाती है। निविदा को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं टेंडर, ओके। जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार जो उनको ठेका मिलता है ना, ये ठेका होता है, उसी को हम टेंडर बोल देते हैं और हिंदी में निविदा बोलते हैं, ठीक है। तो किस लिए जारी करते हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए या कोई सामग्री आपूर्ति के लिए। ऐसा विद्यालय में सभी क्लासों के लिए टेबल और चेयर की व्यवस्था की जाए, यानी कि फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए क्या है, या तो सामग्री आपूर्ति के लिए किया जा सकता है या निर्माण कार्य यानी कि फर्नीचर बनवाया जा सकता है, उसके लिए हमें टेंडर जारी करना होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों जारी करते हैं ना। तो देखो कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने के लिए, ठीक है। देखो इसमें निविदा जारी करने वाला एक टेंडर ये जारी कर देता है, ठीक है। फिर जो जितने भी ठेकेदार हैं वो यानी कि इसमें फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद जिसका एक नंबर निकलता है, ठीक है दोस्तों, तो उस नंबर में जिसका भी नंबर निकलता है तो उसको ये काम दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। और ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य इसीलिए होता है कि ये जो टेंडर में जितने भी होते हैं वो अपनी अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग करते हैं कि हम इतने सस्ते में ये काम करवा देंगे, इतनी सस्ते में इतना अच्छा क्वालिटी वाला काम करा देंगे, यानी कि इससे बहुत सारे ठेकेदार वहां पर फॉर्म भरते हैं। तो उनमें से जो अच्छा गुणवत्ता वाला कार्य करेगा उसको ये टेंडर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि गुणवत्तापूर्ण कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने के लिए इसका उद्देश्य हो गया। और दोस्तों ये जारी किन के लिए करता है, तो मैंने आपको बताया जैसे ठेकेदारों के लिए, ठीक है। तो ठेकेदारों को हम स्पष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड, प्रतिष्ठित यानी कि मान लीजिए कि रेपुटेटेड कोई ऐसी फर्म है उस या कोई ठेकेदार है, उनके लिए ये जारी करता है। दोस्तों ये लोकल जैसे कोई आम बच्चों के लिए या ऐसे आम जनता के लिए नहीं होता, ये सिर्फ ठेकेदार और रजिस्टर्ड जो भी फर्म होती है उनके लिए ये जारी होते हैं, उनके लिए काम की होती है, ठीक है। इच्छुक ठेकेदार है या योग्य ठेकेदार है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा आप देखेंगे समाचार पत्र। दोस्तों समाचार पत्र क्या है, ये कहां पर प्रकाशित होता है, ये एक अखबार में समाचार पत्र में जारी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसकी कंडीशन होती है कि 2 स्थानीय अखबारों में इसको जारी करना होता है, यानी कि आप जिस जिले के हैं उसके जिले के लोकल 2 अखबार हैं उनमें से ये जारी करना। ये जारी क्यों करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा संस्था है, कोई विभाग है, वो जरूरी थोड़ी है वो हर किसी को काम देगी, वो अपने अपने कोई निजी फ्रेंड है उनको भी, ठेकेदारों को भी काम दे सकती है। इसलिए यानी कि किसी एक ठेकेदार को काम न देकर बल्कि संपूर्ण जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य ठेकेदार है उनके लिए इसलिए करवाया जाता है, क्योंकि स्थानीय अखबार से जितने भी लोकल के हैं उनको भी पता चल जाए और एक प्रदेश भर में जो अखबार होता है उसमें ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ कुछ और नियम आपके सामने देख सकते हैं। इसमें क्या क्या और आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो निश्चित समय दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसी काम को करवाने के लिए या किसी सामग्री की आपूर्ति के लिए उसके लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर आपको सामान की आपूर्ति करनी होगी या कोई ऐसा निर्माण कार्य है तो वो एक उसकी लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है कि इस समय में आपको ये कार्य करना ही होगा, ठीक है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं धरोहर राशि। धरोहर राशि इसमें पहले जमा करवानी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा धरोहर राशि किसे कहते हैं, कहां पर लिखी जाती है, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें लिखनी होगी, ठीक है। ये धरोहर राशि जितनी भी मूल लागत होती है उसका 2% होता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट में क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका 8वां पॉइंट आप देखिए निविदा प्रपत्र शुल्क भी जमा करवाना होता है, ठीक है। ये भी उस सारणी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सारणी में आप देख सकते हैं कि ये
आपको सारा कुछ अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार सारणी में आपको लिखना है, निविदा प्रपत्र शुल्क हो गया और धरोहर राशि, ये सारा मैटर जो है उसमें हमें फिल करना है। ये बिल्कुल फ्री के नंबर है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है, फिक्स लाइनें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि 4 नंबर का अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 4 में से 4 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसमें शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। शर्तें इसमें हमें लिखनी होती है, ठीक है। जैसे 1 से 3 से लेकर 4 शर्तें लिख देते हैं तो वो काफी बेटर होता है, ठीक है। इसी के साथ निविदा जारी करने वाला इसमें अधो हस्ताक्षरकर्ता भी होता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे एंड में। जैसे हम लिखते हैं ना कि आपका भवदी है, या हम एप्लीकेशन लिखते हैं या प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, तो उसी के जगह पर हमें ये लिखना होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता, यानी कि जो इस निविदा को जारी करने वाला होता है वो होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता, ठीक है। उसका नाम भी हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज है जो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, ठीक है। अब आपको जो समझाऊंगा वो बिल्कुल आपके माइंड में फिट होने वाला है। चलिए आपको समझा देता हूँ कि ड्राफ्ट कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर क्या लिखना है। चलिए आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निविदा सूचना, ठीक है। सबसे पहले आपको जो विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम निविदा लिख रहे हैं ना, तो इसको सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपको लिखना निविदा सूचना, बस इतना से लिखना, ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके नीचे क्या लिखना है, जिस भी विभाग से आपका निविदा जारी हो रही है, मान लीजिए शिक्षा विभाग के द्वारा या खेल विभाग के द्वारा या कुछ और परिवहन मंत्रालय, जैसे परिवहन मंत्रालय में कोई सड़क निर्माण करवानी है तो वो परिवहन मंत्रालय में आ जाएगा, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय में अगर विद्यालय में कुछ ऐसे मेज फर्नीचर की व्यवस्था करनी हो, या मान लीजिए आज के टाइम आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है ना, तो वो व्यवस्था के लिए पहले निविदा जारी होती है। वो बोर्ड कौन जारी, जैसे उनके लिए डील होती है, ठीक फिक्स, यानी कि सरकारी स्कूल में कैसे स्मार्ट बोर्ड, कैसे डिजिटल बोर्ड जाने चाहिए, वो एक मंत्रालय पहले डिसाइड कर लेता है, ठीक है। वो ठेकेदारों को अपना अपना काम मिल जाता है अलग अलग, जैसे कि ये उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ सबसे पहले मंत्रालय या विभाग का नाम, कोई संस्था है उसका नाम आ जाएगा, यानी कि कौन जारी कर रहा है, ठीक है। तो उसका विभाग का, संस्था का पता आ जाएगा 2 लाइनों के अंदर, पहले नाम आएगा, दूसरे में उसका पता आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सेम टू सेम जैसे हम पत्रों में लिखते आए हैं, जैसे कि अर्थशास्त्रीय पत्र और जितने भी हम पत्र लिखे हैं, ज्ञापन आए हैं, विज्ञप्ति है, उन सभी में ये पत्र क्रमांक लेफ्ट साइड में, दिनांक राइट साइड में होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें कुछ कोई हार्ड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये 3 लाइनें आपने कंप्लीट कर ली है। मैं कहता हूं कि आपने यहां तक कुछ ऐसा जो कोई भी मैटर नहीं है जो आपको याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको चौथी लाइन में बीचों बीच में आपको लिखना है निविदा सूचना का संख्या, ठीक है। निविदा सूचना संख्या यानी कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख देना, जैसे आगे पहले 2024, ठीक है, 2025 जो भी आपका सन चल रहा है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2027 चल रहा है, ठीक है। तो लगा के आगे ओब्लिक लगा के इस प्रकार आगे कोई और छोटी बड़ी संख्या लिख देना, आपका ये संख्या तैयार हो जाती है, ठीक है। ऐसे मतलब कि मन मर्जी से कुछ भी संख्या लिख देना, आपका संख्या तैयार हो जाएगी, ठीक है। आप देखें इस फटाफट, सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा विभाग है, कौन सी संस्था के द्वारा क्या काम हमें अलॉट किया जा रहा है। जैसे कोई कार्यालय होगा, जैसे कोई भी शिक्षा मंत्रालय हो गया, मान लीजिए शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है, उसके द्वारा आप कोई भी विभाग का नाम आ गया, उसके बाद लिखेंगे उसके द्वारा इस कार्य हेतु, यहाँ पर कोई कार्य लिख देना, जैसे आपको जो भी आपके क्वेश्चन में मिलेगा वो आपको कार्य लिखना है। फिर लिखेंगे निम्न विवरण अनुसार, विवरण अनुसार मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फीड करेंगे, ठीक है। तो ये विवरण हो गया, ठीक है। इस विवरण, निम्न विवरण अनुसार पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों को समान आपूर्ति निर्माण कार्य के लिए, इन दोनों में से आपको एक लिखना है, समान आपूर्ति या निर्माण कार्य। आपको क्वेश्चन में निर्माण कार्य के लिए बोला गया है तो निर्माण कार्य लिखेंगे। अगर समान आपूर्ति यानी कि कोई ऐसी मान लीजिए कि फर्नीचर वगैरह व्यवस्था करनी है, ठीक है, या कुछ निर्माण कार्य है तो निर्माण लिखेंगे, समान आपूर्ति है तो समान आपूर्ति लिख देंगे, ठीक। तो निर्माण कार्य के लिए तारीख को, तारीख यहाँ पर लिख देना, जिस तारीख से आप जारी करना चाहते हैं वो तारीख लिख देना, ठीक है। उस तारीख को कार्यालय समय में निविदाएं आमंत्रित की जाती है, निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यानी कि इस विभाग से, इस कार्य से, यहाँ पर कार्य लिखना होगा, कौन सा कार्य हो सकता है क्वेश्चन में, इस कार्य के लिए इस तारीख से, इस यहाँ पर देख सकते हैं ना, इस तारीख से इस कार्यालय समय में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। बस इतनी लाइन आपको फिक्स लिखनी है, इसमें कुछ नहीं है। फिर आप देखेंगे आगे
पुनः यही निविदाएं तारीख, अब देखो इसमें आपको एक तो निविदा जारी करते हैं वो आपको बताना है कि कब जारी कर दी है और निविदा कब तक जारी होगी, ठीक है, यानी कि निविदा कब तक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त करने की यानी कि 5 से 6 दिन का आपको टाइम इसमें बताना होगा, ठीक है, दो लाइन में आपको यहाँ पर कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपको देखो पुनः यही निविदाएं तारीख को कार्यालय समय सुबह 11 बजे निविदाएं दाताओं के समक्ष खोली जाएगी, ठीक है। अब खोलने की टाइम भी आपको बताना है, यानी कि जितने भी इच्छुक निविदा दाता है जिन्होंने निविदा प्राप्त की है, ठीक है, वो सभी एक साथ उपस्थित होंगे, उनके सामने खोली जाएगी कि इस व्यक्ति को हम ये काम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो खोलने के लिए उसका टाइम भी आपको बताना होगा कि 11 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी, ठीक है। बस इतना सा फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है एज इट इज आपको सभी में लिखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारणी क्या होता है, यहाँ पर देखो ये एक छोटी सी सारणी बनानी बिल्कुल आसान है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो इस प्रकार आपको स्केल से बनानी है, ठीक है। अंडरलाइन ये जो करना है, ये जो लाइन खींचनी है ये बिल्कुल आपको परफेक्ट स्केल से करनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना है, ठीक है, फिर कार्य का विवरण, ठीक है। कार्य का विवरण यानी कि कोई भी आपको सामान आपूर्ति किसी प्रकार का कोई आपको काम मिलेगा वो क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका कार्य का नाम लिख देना है, उसकी अनुमानित राशि यानी कि उसको सामान आपूर्ति के लिए उसको कितना रुपए लग सकता है, यानी कि 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ठीक है। इस प्रकार अनुमानित यहाँ पर राशि लिखी जाती है, ठीक है। कोई भी राशि लिख सकते हैं और उसकी धरोहर राशि दोस्तों उसकी पहले जमा करवानी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा काम करना है उसके लिए, यानी कि कल को कोई फ्रॉड हो जाए उसके लिए पहले से उसका बजट यहाँ पर 2% उसको पहले जमा करवाना होता है, ठीक है। तो ऐसी धरोहर राशि आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये होता है दोस्तों ये, ठीक है। निविदा जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका 100 रुपये यहाँ पर आपको हर में सभी में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर समयावधि भी होती है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइम के बीच में आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माह के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं, 2 साल भी लिख सकते हैं, 2 महीने भी लिख सकते हैं, 1 महीना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शुल्क सारणी आपको तैयार करनी है। फिर आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्तें, कुछ शर्तें भी होती है इसकी, ठीक है, कि ये शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 4 आप शर्तें लिख सकते हैं। और पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि शर्तें एज इट इज आपको कैसे लिखनी है। पार्ट 2 में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हूबहू बस आपको 4 मैं बताऊंगा, 4 से 5 ऐसी शर्तें बताऊंगा जिसको एज इट इज आप हर निविदा में आपको फिट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके कोई भी आपको ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है। ऐसे मैं आपको शर्तें लेकर आया हूं, अभी मैं इसकी इस पार्ट 2 में अपलोड करूंगा, ठीक है। लास्ट में आपको एंडिंग में लिखना है अधो हस्ताक्षरकर्ता, ठीक है, यानी कि जो जारी कर रहा है उसका नाम होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। लिखने के बाद उसका नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन सा वो प्राचार्य है या जिला कलेक्टर है, कौन जारी कर रहा है उसका पदनाम आ जाएगा। और वो कलेक्टर है या विभाग है या मंत्री है वो किस विभाग का है, ठीक है, तो विभाग लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था उसका फॉर्मेट और पार्ट 2 में हम जल्दी लेकर आएंगे। आप नीचे देख सकते हैं ये तो अपने आपको नियम बताएं, इसी के साथ आपको देखो उदाहरण लेकर आए हो, इसमें कंप्लीट आपको सिखाया है। ये देख सकते हैं काफी सुंदर सुंदर लिखकर आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। पार्ट 2 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। यहाँ पर ये देख सकते हैं शर्तें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझना है तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ फिर मिलूंगा खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।